हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट बी। सॉरी। देखिए, आज अपन सबसे पहले अपन ने नस्लें पढ़ी। ठीक है, घोड़े की कुछ नस्लें हैं वो रह गई थी, छोटा सा चैप्टर है उसकी। आज या कल मैं फैक्ट बनाकर जो है आपको टेलीग्राम के वहाँ पे भेज दूंगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना। ठीक है, और ऊँट के कुछ प्रबंधन के बारे में बाकी था, बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे, वो अपन प्रबंधन पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको डिटेल में वापस पढ़ेंगे, ध्यान रखना। आज अपन नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दूध। दूध जो है वो सेकंड जो बी पार्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जिस तरह से नस्लें हैं, दूध है और डिजीज, ये तीन इतने चैप्टर है जो सबसे बड़े भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। इनसे लगभग लगभग आपके 7-8 प्रश्न बनेंगे कम से कम। और ये मान के चलिए कि जो दूध वाला जो टॉपिक है, इससे जो आपके प्रश्न बनेंगे, इससे ये दूध वाला जो चैप्टर है इससे आपके जो प्रश्न बनेंगे लगभग लगभग आप मान के चलो 3 प्रश्न इसमें से बनेंगे। 100% 3 प्रश्न बनेंगे। बड़ा चैप्टर है। वैसे दूध क्या होता है, उसका रासायनिक संगठन कौन सा है, वसा परीक्षण कैसे करते हैं, लैक्टोमीटर से दूध को किस प्रकार से मापते हैं, गर्बर विधि कौन सी है, कोप टेंस कौन सा है, हंसा परीक्षण किसे कहते हैं, किस काम आता है, दूध का रासायनिक संगठन क्या होता है, इसमें कितने मात्रा में पानी होता है, वसा कितनी होती है, लैक्टोज कितना होता है, गाय में का जो दूध है वो किस प्रकार होता है, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सब अपन पढ़ेंगे लेकिन कल। आज अपन पहले इसका बेसिक कुछ है, दूध जैसे दूध दोहन, दूध को कैसे दोहते हैं, ठीक है, दूध स्त्रवण क्या होता है, और स्वच्छ दूध जो होता है वह किस प्रकार से निकालते हैं, क्या काम आता है, ताकि बेसिक जब आज पढ़ेंगे तो कल अपन को दूध पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन का मतलब क्या होता है, इसे हटा देते हैं एक बार, ठीक है। दुग्ध दोहन इजी है। जो भी मादा पशु है उसके थन या आयन से दूध निकालने को बोलते हैं दुग्ध दहन। बिल्कुल इजी है कि जो भी मादा पशु है, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, उसके मादा पशु से जब अपन दूध निकालते हैं तो मादा पशु से दूध निकालने की क्रिया को ही बोलते हैं दूध दोहन विधि। दुग्ध दोहन याद रखना है। तो दुग्ध दोहन से ये अपने को याद ये भी रखना है कि दुग्ध दोहन की कितनी विधियां हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, दुग्ध दोहन की 2 विधियां। कितनी विधियां? 2। एक होती है मशीन के द्वारा, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा अस्तित्व में है। कहाँ पर है ये मशीन द्वारा जो दुग्ध दोहन होता है? ये बड़े बड़े पशु फार्म में होता है, जो तबेले होते हैं, जो तबेले अस्तबल होता है, सॉरी तबेला घोड़े के लिए होता है, जो बड़ी बड़ी गौशाला होती है, जो पशुशाला होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पशु रखे जाते हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े गौशाला है, बड़े बड़े पशु फार्म है जहाँ पे हजारों सैकड़ों तादाद में जो है पशु रखे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि दूध को हाथ से निकालना पॉसिबल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है और सभी जो है वो एक दूध निकालने में माहिर भी नहीं होते, तो सभी की मात्रा भी अलग अलग होती है और ये पॉसिबल भी नहीं होता। सफाई भी इतनी नहीं रख सकते वहाँ पर, तो इससे क्या होता है, दूध साफ भी नहीं होता और इसको मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होती है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसीलिए जो है बड़े बड़े जो फार्म हाउस होते हैं, गौशाला होती है, वहाँ पे मशीन के द्वारा दूध निकालते हैं। दूसरा होता है हाथ के द्वारा। किसके द्वारा? हाथ के द्वारा। तो देखिए, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे वैसे ही आएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो भी इसका चल जाएगा। देखिए, मादा पशु के थन से, ये धन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, थन नहीं है, थन से दूध निकालना दुग्ध दोहन कहलाता है। दुग्ध दोहन भी बोल सकते हैं, इसे दूध दोहन भी बोल सकते हैं। दूध दोहन, दोहन से याद रह जाए दोहना। दुग्ध दोहन की कितनी विधियां है? दुग्ध दोहन की विधियां है, आपको पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसमें कि दुग्ध दोहन की 2 विधियां। कितनी विधियां है? 2 विधियां है। हटा दे इसे, इजी है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, ये आएगा वैसे आगे। देखिए, दुग्ध दोहन, तो मादा पशु के थन से जो दूध निकालने की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं दुग्ध दोहन। ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए, वो की वही डेफिनेशन है, मादा पशु के थन या अयन से दूध निकालने को ही दुग्ध दोहन कहते हैं। मादा पशु के थनों द्वारा दुग्ध निकालने की प्रक्रिया ही दुग्ध दोहन कहलाती है। मादा पशु के थनों से दूध निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दुग्ध दोहन। बिल्कुल ईजी है।
ये आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्या है, ये उसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है, यहाँ पे आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अब आपका जो प्रश्न बनेगा वो देखिए, वो बनेगा पावसना। किससे बनेगा? पावसना। अब पावसना क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो जब अपन पशु का दूध निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूध निकालने से पूर्व दूध जो है उसको थन में आने में टाइम लगता है। तो दूध निकालने से पूर्व दूध जो होता है उसको थन में आने की जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं पावसना। क्या बोलते हैं? पावसना। ये महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना। पावसना, दूध निकालने से पूर्व दूध का थनों में उतरने की क्रिया, थनों में उतरने की प्रक्रिया भी लिख सकते हैं, क्रिया या प्रक्रिया। तो जब अपन दूध निकालने बैठते हैं और पशु का जो दूध है उसके आने थन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, दूध निकालने से पूर्व दूध का जो है थन में आने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं पावसना। क्या बोलते हैं? पावसना। अब इसका एक नाम आपको इंग्लिश में भी मिल जाए, ये वो भी याद रखना है। इसे बोलते हैं मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन, इसे भी आपको याद रखना है। मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन। ये वर्ड भी अगर आप आ जाए वहां पर, क्या मादा पशु के जो है दूध को जो है थन में आने की जो प्रक्रिया होती है, थन तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? और ऑप्शन में पावसना नहीं दिया हुआ हो तो वहां पे मिल्क लेट हो तो ये की बात है, मिल्क लेट डाउन और पावसना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मिल्क लेट डाउन और हिंदी में बोलते हैं इसे पावसना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या है? दूध का थन तक पहुंचने की प्रक्रिया, सिंपल भाषा में क्या है? दूध का थन तक पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं पावसना। इसे देखिए, पावसना को कैसे याद रखना है? पहुंचना, पहुंचना और पावचना एक जैसे वर्ड है। पावसना, पहुंचना, पहुंचना, पावचना, मतलब कहां पहुंचना? बोले दूध का जो है थन में पहुंचना, उससे ही बना हुआ है। सब सब्जेक्ट होते हैं, जो डिक्शनरी जो वर्ड्स होते हैं ना, हिंदी हो इंग्लिश हो संस्कृत, वो सब के लगभग जो मीनिंग होता है ना उसके वर्ड में ही रहता है। इसलिए शब्द को आराम से आपको पढ़ना है, उसे ऑब्जर्व करना है। पावसना मतलब पहुंचना। क्या पहुंचना? तो दूध का जो है मादा पशु के थन में पहुंचना पावसना कहलाता है। तो पहुंचना याद रखना है, इस पहुंचना से हो जाएगा पावसना। ठीक है। वैसे देखिए, दूध जो होता है इसका रंग सफेद किसकी वजह से होता है? वो कैसीन की वजह से होता है। पीला रंग किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से पीला होता है। दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। दूध में सबसे ज्यादा घटने और बढ़ने वाला जो तत्व होता है उसे वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा। दूध का मूल्य किससे निर्धारित होता है? वो भी वसा से होता है। ये सब अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर जो दूध है वो अपन कल पढ़ेंगे। और मैंने जो बोला है कि दूध का रंग पीला, सफेद, लाल भी होता है, तो थनैला रोग से ग्रसित जो पशु होता है उसका दूध निकालते तो दूध का रंग कैसा होगा? लाल होता है। वो सब अपन वहां पे। दूध का रंग नीला भी होता है, दूध का रंग नीला भी होता है। अब नीला कैसे होता है? तो दूध में जब ज्यादा पानी मिलाएंगे ना उसके में हल्का सा नीलापन आता है। तो दूध में अगर पानी मिला हुआ उसका मतलब दूध कैसा हो जाएगा? नीला। कैसा हो जाएगा? नीला। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, लेकिन वो दूध में आएगा रंग लाल पीला, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, वो अपन कल पढ़ेंगे। कल इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ध्यान रखना। आज तो उसका बेसिक है, एक प्रश्न आ भी जाए, बेसिक से भी कोई प्रश्न, इजी प्रश्न भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कल की क्लास आपको स्किप नहीं करनी, इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, दूध निकालने की विधियां इसकी। देखिए, दुग्ध दोहन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। वैसे आपको याद रखनी है 2 विधियां। कितनी विधियां याद रखनी है? 2 विधियां, 2 ही होती है, ध्यान रखना। एक होती है हाथ द्वारा, क्या आपसे थे? हाथ द्वारा। दूसरी होती है, ये एक है, दूसरी होती है मशीन द्वारा। कौन सी होती है? मशीन द्वारा। इसकी ये जो 3 दिए ना, ये जो 3 विधियां जो दे रखी है यहाँ पर, ये इसकी दे रखी है, किसकी? हाथ द्वारा। तो हाथ द्वारा दूध निकालने की कितनी विधियां? तो 3 है। हाथ द्वारा दूध निकालने की विधियां पूछे तो 3 है। वैसे दूध निकालने की विधि पूछे तो 2 ही होगी। ठीक है, हाथ द्वारा और मशीन द्वारा। ये जो विधियां है कौन सी? चुटकी विधि, अंगूठा विधि और पूर्ण हस्त विधि। ये तीनों हाथ से तो होता है। चुटकी मतलब ये अपने हाथ की ये चुटकी, इससे दूध निकालना है।
फिर देखिए अंगूठा मतलब अंगूठे को इस प्रकार से अंदर डाल के फिर दूध निकालते हैं, उसे बोलते हैं अंगूठा विधि। और पूर्ण हस्त मतलब पूरे हाथ से, तो तीनों ही हाथ ही है, तीनों अपने हाथ ही काम में ले रहे दूध में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाथ द्वारा। ये इसी के पार्ट है तीनों, ध्यान रखना। दुग्ध दोहन की विधि पूछे तो आपको दो ही करनी है, हाथ द्वारा और मशीन द्वारा। अगर ऐसे पूछे कि हाथ द्वारा जो विधि है उसे किसने भागों में बांटा गया, तो फिर आपको आंसर करना है 3 भागों में बांटा गया है। दुग्ध दोहन की कितनी विधि है, तो ऑप्शन में 2 है, तो 2 करना। अगर 2 नहीं दे रखा है तो आप 3 कर सकते हो, लेकिन प्राथमिकता आपको 2 देनी है। आरबीएससी क्लास 12 की जो बुक थी, जो पुराने समय चलती थी, उसमें ये दे रखा है, ठीक है। 2 विधि है। तो देखिए दूध निकालने की विधि 2, हाथ से दूध निकालने की विधि पूछे तो 3। सबसे पहले चुटकी विधि कौन सी है, देखिए ये है थंब विधि, मतलब ये अंगूठा विधि, थंब विधि बोलते हैं, अंगूठा विधि को ही बोलते हैं, थंब यानी अंगूठा। फिर ये है पुल डाउन विधि यानी कि चुटकी विधि, और ये है पूर्ण हस्त मतलब पूरे हाथ से जो है दूध निकालना। अब ये प्रश्न आ जाए कि दुग्ध दोहन की सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो ध्यान रखना पूर्ण हस्त विधि कौन सी है, पूर्ण सबसे अच्छी, सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि। सबसे अच्छी पूछे तो ये हो जाएगी पूर्ण हस्त विधि, और सबसे खराब पूछे तो ये वाली अंगूठा विधि। सबसे खराब, सबसे खराब पूछे तो अंगूठा विधि, सबसे खराब पूछे तो अंगूठा विधि क्या हो जाएगा, सबसे खराब विधि। सबसे खराब पूछे तो अंगूठा विधि सबसे खराब, और सबसे बेस्ट पूछे तो पूर्ण हस्त विधि। देखिए इसे हटा दूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हटा दूं। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो चुटकी विधि है, कौन सी विधि है, चुटकी विधि, इसे स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग, क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग भी इसे बोलते हैं। स्ट्रिपिंग कौन सी विधि है जिसे स्ट्रिपिंग के नाम से जाना जाता है, तो चुटकी विधि को ही स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। स्ट्रिप पकड़ना, इस प्रकार से जो पकड़ता है ना वो स्ट्रिप ही होता है, तो स्ट्रिपिंग इसी वर्ड से बना है, इंग्लिश नाम इसी विधि का, ठीक है। तो कौन स्ट्रिपिंग विधि किसे बोलते हैं, तो चुटकी विधि को ही स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। अंगूठा विधि है, इसका भी एक दूसरा नाम है, तो नकलिंग विधि कौन सी है, नकलिंग विधि, नकलिंग विधि, नकलिंग विधि। इन दोनों का ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नकलिंग विधि, नकलिंग विधि, ये के यहां पर साइलेंट रहता है, ध्यान रखना। नकलिंग विधि, तो चुटकी विधि का दूसरा नाम स्ट्रिपिंग विधि, अंगूठा विधि का दूसरा नाम पूछे तो नकलिंग विधि, सबसे खराब विधि पूछे तो अंगूठा विधि, सबसे खराब, सबसे खराब। सबसे अच्छी विधि पूछे तो पूर्ण हस्त, सबसे अच्छी, सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि पूछे तो पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि। देखिए पूरा हाथ काम में लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, पूरा हाथ, पूरा हाथ काम में लिया जा रहा है, सभी अंगुलियां साथ में मिलकर काम कर रही है। और जब अपन मिलकर काम करते हैं, संगठन में ही क्या है, शक्ति है। तो जब अपन मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वो सफल जरूर होता है। तो जब 5-10 जो उंगलियां हैं दोनों हाथों की, उससे दूध निकाल रहे हैं, तो सभी का एफर्ट बराबर है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए वो काम सक्सेसफुल होगा, जरूर होगा। इसीलिए ये सबसे अच्छी विधि है, इससे भी आप याद रख सकते हैं, पूरा हाथ सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्ट्रिपिंग विधि, और ये अंगूठा विधि को बोलते हैं नकलिंग विधि। अंगूठा दिखाना नहीं होता, मुहावरा भी है, अंगूठा दिखाना, मना करना। और किसी के लिए जब कार्य के लिए मना करता हो तो दूसरी बार वो इंसान अपने को कभी काम के लिए नहीं बोलता है, मना कर दिया है, तो ऐसे ये क्या है, अंगूठा दिखा दिया एंड टाइम पे। तो अंगूठा दिखा दिया मतलब सबसे खराब, तो ये क्या है, सबसे खराब विधि। इस प्रकार से याद रखने हैं, मैं ऐसे ही याद करता था, मेरे को भी याद नहीं होते तो इसी प्रकार से याद रखता हूँ। देखिए तो सबसे खराब विधि अंगूठा विधि, सबसे अच्छी विधि पूर्ण हस्त, सभी हाथ मिलकर काम कर रहे हैं, अंगुलियां। और चुटकी विधि को क्या किस नाम से जाने दो, स्ट्रिपिंग। अंगूठा विधि को किस नाम से जाने दो, नकलिंग। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। विधियां 2 ही होगी, लेकिन हाथ जो विधि होती है, दूध निकालने की 2 विधियां, हाथ द्वारा और मशीन द्वारा। हाथ द्वारा जो विधि है उसके 3 भाग हैं, चुटकी विधि, अंगूठा विधि और पूर्ण हस्त विधि। पावसना है नहीं, पहुंचना। हाँ, ये पावसना, दूध जो है उसको थनों में पहुंचने की क्रिया जो होती है वो पावसना कहलाती है। इसे मिल्क लेट डाउन भी
बोलते हैं, ये मैंने बता दिया। लेकिन ये जो दूध जो होता है इसे थनों में लाने के लिए एक जो हार्मोन होता है वो काम करता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। वो इंपॉर्टेंट है, लिख देना। पावसना, पावसना के लिए, पावसना के लिए ऑक्सीटोसिन, पावसना के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पावसना के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता। तो पावसना के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो पावसना क्रिया के लिए, मतलब दूध को जो है पशु के थनों में लाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, ये आपको याद नहीं रखना है, मैं बता रहा हूँ। प्रश्न यहाँ तक ही आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। ये कहाँ पाया जाता है वो नहीं आएगा, ये साइंस का प्रश्न बन जाता है, ठीक है, अपने पशुपालन है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पाया जाता है पीयूष ग्रंथि में। कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि में। कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग में, पक्ष मतलब पीछे वाला भाग, पक्ष भाग में। कहाँ पाया जाता है? पक्ष भाग में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग में पाया जाता है। पक्ष मतलब पीछे वाला, अग्र नहीं आगे वाला। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है? सर में होती है, अपने भी होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं? मैंने भी ये 9th में ही पढ़ा हुआ है। तो पीयूष ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी इसे बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते? तो पीयूष ग्रंथि। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के पीछे से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही वो हार्मोन होता है जो दूध को थनों तक लाने के लिए मदद करता है। हटा दें इसे। देखिए दूध स्त्रवण को पढ़े इससे पहले देख लीजिए, आपको एक छोटा सा बता देता हूं मैं कि दूध जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं? दूध। दूध जो निकालते हैं उसे बाई ओर से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? बाई तरफ से। बाई तरफ से, बाई तरफ से दूध निकालना चाहिए। बाई तरफ से दूध निकालना चाहिए। तो दूध किस साइड से निकालना चाहिए? तो बाई तरफ से दूध निकालना चाहिए। दूध निकालने का सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल और इवनिंग, सुबह और शाम। दूध निकालने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह और शाम, ठीक है। बकरी का किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, इसीलिए उसे रनिंग डेयरी बोलते हैं, डबल एटीएम बोलते हैं और चलता फिरता रेगिस्तान का फ्रिज भी कहते हैं। लेकिन गाय भैंस में सुबह शाम सबसे बेस्ट होता है दूध निकालने का समय। और दूध किस तरह? बाई तरफ से दूध निकालते हैं। और गाय के जो थन से जो दूध निकालते हैं, 4 थन होते हैं गाय में, बकरी में 2 होते हैं, ध्यान रखना। 4 थन होते हैं ना, इसमें आगे वाले जो थन होते हैं उससे दूध निकलता है 40% और पीछे वाले थन से निकलता है 60%। तो ये उसका याद रखना कि आगे वाले थन से दूध कितना निकलता है। जैसे मान लो कोई गाय है वो 10 लीटर दूध दे रही है, तो आगे वाले थन से वो दूध देगी 4 लीटर और पीछे वाले से देगी 6 लीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 60% पीछे वाले थन से, 40% जो है वो आगे वाले थन से दूध निकलता है। और अंगूठा विधि सबसे खराब विधि क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि अंगूठा विधि में क्या होता है, इस प्रकार से जब दूध निकलता है, अंगूठा जो होता है वो उसके थनों के अंदर चुभता है। नखून किसी के बड़े होते हैं तो इससे क्या है, बीमारियां फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। स्पेशली जब थनैला रोग होता है पशु को, तो उस समय उसके थन में छोटी छोटी गांठें पड़ जाती है, तो उससे जब दूध निकलता है उसको पेन होता है, और बैक्टीरिया जो होता है थनैला रोग के वो दूध में आ सकता है। इसीलिए जो है ये सबसे खराब विधि है। और मशीनी विधि, दूध निकालने में कितना समय लगता है? तो देखिए ध्यान रखना, 5 से 7 मिनट। दूध को जो है 5 से 7 मिनट के अंदर निकाल देना चाहिए, चाहे वो हाथ से भी निकाल रहे हो या मशीन से निकाल रहे हो, ठीक है। और मशीन जो दूध निकालते हैं उसे वैक्यूम विधि भी बोल सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर नहीं होता सफाई का, जैसे अपन घर के अंदर ऐसे लेके जाते हैं उसको, तो उसमें हवा आती है, जितना भी कचरा होता है वो उस पाइप के द्वारा सीधा अंदर, उसी तरह ही तो होता है। मशीन होती है, एक बटन होता है, स्विच, इस स्विच को स्टार्ट किया, जो थन होते हैं थन के वहां पर ये मशीन होते हैं, उसमें रबर टाइप लगे होते हैं, वो जो थन के अंदर पहना देते हैं, बटन दबा दिया, सारा जो दूध होगा वो अंदर से खींच लेगी। लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंट व्यक्ति को होना जरूरी है, पढ़े लिखे व्यक्तियों का, ताकि वो क्या होगा, समय रहते जो है बटन बंद करना भी जरूरी है। अगर इस बटन को बंद नहीं किया तो ये अगर ये लगा रह गया, भूल गए, तो ध्यान रखना दूध तो निकलेगा ही निकलेगा, उसके साथ साथ उसका जो ब्लड होगा वो भी दूध में निकल जाएगा। इसीलिए इसका उपयोग
बड़े बड़े जो पशु फार्म होते हैं वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, घर में इसका प्रयोग नहीं होता है इतना, ठीक है, क्योंकि पशु कम रखते हैं। ये इसकी कुछ कमियां भी होती है, ध्यान रखना। तो दूध को निकालने का समय 5 से 7 मिनट, ठीक है। बाई तरफ से दूध निकालते हैं, आगे वाले थन और पीछे वाले थन से इतना जो है भाग दूध निकालते समय रहता है। अब है कि दुग्ध स्त्रवण काल। तो दुग्ध स्त्रवण काल क्या होता है, देखिए, मादा पशु के ब्याने से लेकर पुनः ब्याने तक जो दूध निकाला जाता है उसे बोलते हैं दूध स्त्रवण काल। मतलब मान लीजिए कोई गाय है, क्या है, गाय है, ये आज मान लो आज 5 फरवरी है या 4 फरवरी है, जो भी डेट है, आज 5 फरवरी को मान लीजिए कि कोई गाय है, वो उसने बछड़े को जन्म दिया। तो यहाँ से स्टार्ट होगा उसका दूध निकालने की प्रक्रिया। जब वो दूसरी बार किसी बच्चे को जन्म देगी, दूसरी बार अब एक बच्चे यानी कि बछड़े को जन्म देगी, ठीक है, दूसरी बार जब वो बछड़े को जन्म देगी, तो ये आज की तारीख जब उसने बच्चे को जन्म दिया, दूसरी बार जब वो बछड़े को जन्म देगी, तो इस काल से लेकर इस काल के बीच का ये जो समय होता है, इसी टाइम को बोलते हैं स्त्रवण काल। क्या बोलते हैं, स्त्रवण काल। तो एक बार जब पशु ब्याता है, बछड़े को जन्म देता है, उस समय से लेकर जब दूसरी बार वापस वो ब्याता है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं दुग्ध स्त्रवण काल। तो ये आपको ध्यान रखना परिभाषा, कि मादा पशु के ब्याने से लेकर पुनः ब्याने तक का जो काल होता है उसे, ये काट लेना इसको, इसको दुग्ध स्त्रवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुग्ध स्त्रवण, दुग्ध स्त्रवण, दुग्ध स्त्रवण काल बोलते हैं। काल का मतलब समय, तो कौन सा समय, बोले एक बार ब्याई और दूसरी बार ब्याई, उन दोनों के बीच का जो समय होता है इसे बोलते हैं दुग्ध स्त्रवण काल। ये ध्यान रखना। इसे हटा दो, मैं एक बार हटा देते हैं, ठीक है। देखिए दुग्ध स्त्रवण काल, तो एक बार पशु ब्याया, उसके बाद दूसरी बार जब ब्याएगा, इन दोनों का जो बीच का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं दुग्ध स्त्रवण काल। एक होता है शुष्क काल। क्या होता है, शुष्क काल। क्या होता है, शुष्क काल। तो शुष्क काल क्या होता है, ये ध्यान रखना आपको। इसको ड्राई पीरियड भी बोलते हैं, ड्राई पीरियड भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई पीरियड। क्या बोलते हैं, ड्राई पीरियड। शुष्क काल क्या होता है, शुष्क काल। तो ये जो शुष्क जो काल होता है, क्या होता है, शुष्क काल। तो शुष्क काल क्या होता है, देखिए, मादा पशु लिख दूं मैं यहाँ पे, मादा पशु मतलब सारे आ गए, ठीक है। मादा पशु मतलब गाय भैंस और भेड़ बकरी, सब में जो मादा होती है उसके सभी आ गए इसमें। तो मादा पशु के ब्याने से लेकर पुनः ब्याने के बीच 2-3 माह, 2-3 महीने, 2-3 माह दूध निकालना, दूध निकालना बंद करना, दूध निकालना बंद करना शुष्क काल कहलाता है। क्या कहलाता है, शुष्क काल कहलाता है। शुष्क काल कहलाता, क्या कहलाता है, शुष्क काल कहलाता है। तो शुष्क काल क्या होता है, तो मादा पशु जितने भी होते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, एक बार ब्याई और दूसरी बार जब ब्याने वाली होती है, तो इन दोनों के बीच में टाइम देना चाहिए। मतलब एक बार जब बछड़े को जन्म दे दिया और दूध ही निकाल रहा है उसका, और अभी वापस गर्भित हो गई और वापस से दूध निकालना स्टार्ट, मतलब उसको टाइम ही नहीं दिया, बस पूरे 12 महीने उससे दूध निकल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। पशु ने जब बछड़े को जन्म दिया, दूध निकाल रहे अपन, तो लास्ट में उसको जब दूसरी बार वो गर्भित होने से पहले उसको कम से कम 2 या 3 महीने टाइम देना चाहिए। उसमें उसका दूध वूध कुछ भी नहीं निकालना चाहिए, उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जिससे क्या होगा, जब वो दूसरी बार किसी बछड़े को जन्म देगी तो उसका दूध उत्पादन बढ़ेगा, और जो बछड़ा होगा वो भी अच्छा होगा, और गाय जो होगी वो भी स्वस्थ रहेगी। ये ध्यान रखना अपने को। तो ये शुष्क काल क्या है, मतलब एक बार ब्याने के बाद, पशु को दूध निकालने के बाद कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब 2 या 3 महीने के लिए पशु से दूध नहीं निकालना ही शुष्क काल कहलाता है। शुष्क का मतलब सूखा हुआ, मतलब दूध नहीं मिल रहा इसलिए सूखा हो गया, तो उसे बोलते हैं
शुष्क काल। अब ये शुष्क काल कितना होता है तो ध्यान रखना, गाय का जो शुष्क काल होता है, गाय का जो शुष्क काल होता है, गाय का शुष्क काल होता है 2 माह। कितना होता है? 2 माह। 2 माह। शुष्क काल, और ये है शुष्क काल भैंस का। किसका है? भैंस का शुष्क काल होता है 3 माह। कितना होता है? 3 माह। मतलब गाय को 2 महीने के लिए छोड़ देना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी दूध नहीं निकालना चाहिए, और भैंस में 3 महीने के लिए दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, जिससे दूसरी बार जब वो ब्याएगी तो बछड़ा जो होगा वो स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। गाय भी, जो गाय या जो भैंस होगी वो भी अच्छी और स्वस्थ रहेगी, और दूध प्रोडक्शन होगा वो भी इसका बढ़ेगा। तो ये शुष्क काल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, हटा दे इसको। 2 महीने के लिए शुष्क काल होता है गाय में, और भैंस में होता है 3 महीने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, शुष्क काल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपना। अब है स्वच्छ दूध उत्पादन। क्या है? स्वच्छ दूध उत्पादन। वैसे दूध अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ अपन व्यवस्थित तरीके से वापस एक बार रैपिड रिवीजन और फिर सिस्टमेटिक ढंग से उसे पढ़ेंगे। तो इसमें पावसना याद रखना है, शुष्क काल याद रखना है, दूध निकालने की 2 विधियां होती है। हस्तविधि को 3 भागों में बांटा गया, चुटकी, अंगुष्ठ और अंगुष्ठ या अंगूठा एक ही बात है। ठीक है, उसको नकलिंग भी बोलते हैं, चुटकी विधि को स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। फिर पूर्ण हस्त विधि सबसे अच्छी होती है, अंगूठा विधि सबसे खराब होती है। मशीन विधि किसे क्या होता है, उसमें अच्छे जो वर्कर होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। मशीन टाइम पे बनने पड़े तो ब्लड भी जो है, ब्लड खून में जो दूध में निकल सकता है। ठीक है, ये सब आपको कल वापस बताएंगे, कल दूध व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। ये उसका बेसिक था, ये टॉपिक अलग से दे रखे, ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है, अलग से आपको नाम मिलेगा कि दुग्ध, स्वच्छ दूध उत्पादन, दुग्ध स्त्रवण काल, ठीक है, दुग्ध दोहन व दुग्ध दोहन की विधियां, ये अलग से 3 या 4 चैप्टर अलग से हैं। इन चारों को अपन ने कंबाइन करके, छोटे छोटे टॉपिक थे इसलिए इनको साथ में लिया। दूध एक क्या बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसको अपन अलग से कल और परसों, हो सकता है 2 क्लासें भी हो जाए, क्योंकि इसमें खीस भी पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध क्रांति के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। देखिए, स्वच्छ दूध उत्पादन, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? स्वच्छ लिखा हुआ है मतलब स्वस्थ पशु से, जो स्वस्थ होगा वो कैसा होगा? स्वच्छ। अगर आप साफ सुथरे रहोगे मतलब स्वच्छ रहोगे, अगर स्वच्छ रहोगे तो आप बीमार नहीं हो जाओगे, नहीं होंगे ना, तो अपन बीमार नहीं होते। अगर अपन स्वच्छ रहेंगे तो अपन बीमार कम होते हैं, नहीं होते हैं। अगर बीमार नहीं होंगे इसका मतलब अपन स्वस्थ हैं। क्या है? स्वस्थ हैं। तो देखिए, वो का वो पशुओं में भी होता है कि स्वस्थ पशुओं से प्राप्त हानिकारक जीवाणु व गंदगी रहित दूध को स्वच्छ दूध कहते हैं। स्वस्थ पशुओं से, ये ध्यान रखना है। तो जब पशु स्वच्छ होगा तभी वो क्या होगा? स्वस्थ होगा। अपन भी क्या होते हैं, जब स्वच्छ रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, तो अपन स्वस्थ होंगे। तो इसको परिभाषा ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे? स्वस्थ पशुओं से, स्वस्थ हाथों द्वारा, मतलब जो ग्वाला होता है वो भी स्वस्थ होना चाहिए, तो स्वच्छ पशुओं द्वारा, ठीक है, स्वच्छ ग्वाले द्वारा स्वच्छ बर्तन में जो दूध निकाला जाता है उसे स्वच्छ दूध उत्पादन कहते हैं। तो स्वच्छ और स्वच्छ, स्वास्थ्य दोनों एक साथ चलते हैं। ये स्वच्छ और इसके साथ में ही अपने को जोड़ना है स्वस्थ, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसी से ये बना है कि स्वस्थ पशुओं द्वारा, स्वस्थ हाथों द्वारा, स्वच्छ बर्तन में जो दूध निकाला जाता है उसे स्वस्थ दूध उत्पादन कहते हैं। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स्वस्थ पशुओं द्वारा प्राप्त हानिकारक जीवाणु या गंदगी रहित जो दूध होता है उसे ही बोलते हैं स्वच्छ दूध। क्या बोलते हैं? स्वच्छ दूध। ये भी परिभाषा याद रख सकते हैं। देखिए, दूध में गंदगी व अस्वच्छता के कारण, तो दूध में जो गंदगी होती है, क्या होती है? दूध में जो गंदगी होती है और जो अस्वच्छता होती है उसके 2 कारण होते हैं। क्या, कितने कारण होते हैं? 2। एक होती है बाहरी यानी कि वातावरणीय कारक, और एक होती है आंतरिक कारक। तो एक तो अगर दूध में गंदगी मिलेगी तो बाहर से मिलेगी। बाहरी से याद रखना है क्या? बाहरी मतलब बाहर से, जैसे अपन ने दूध निकाला, बाहर से उसमें गंदगी गिर सकती है दूध के अंदर। हो सकता है पशु के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, कुछ छोटे छोटे जीव लगे हुए, वो गिर सकते हैं। पशुशाला साफ रही है, डस्ट उड़ रही है तो वो गिर सकती है। ये बाहरी कारण। और आंतरिक मतलब अगर पशु को मान लीजिए कोई बीमारी है, तो टीबी है, दुग्ध ज्वर है, ठीक है, आत्र ज्वर जिसे होता है वो है, थनैला रोग है, तो ये बीमारी बाहर से तो दिखती नहीं,
अंदर है। तो ये जब दूध निकालते हैं वो दूध भी कैसा होता है, वो दूध भी मतलब दूध अस्वच्छ होगा, मतलब शरीर के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो गंदगी दो तरह से दूध में मिलती है, एक तो होती है बाहर से मतलब वातावरण से, और एक होती है अंदर से। इसे बोल सकते हैं कि दिखाई, आंख से दिखाई देने वाली, आंख से दिखाई देने वाली, आंख से दिखाई देने वाली, और ये होती है आंख से नहीं दिखाई देने वाली, आंख से नहीं, आंख से नहीं दिखाई देने वाली, आंख से नहीं दिखाई देने वाली। ठीक है, इस प्रकार से भी अभी सॉरी, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बाहरी जो, इसे एक बार मैं हटा दूं, इस पे थोड़ा सा कम है। देखिए इसमें बाहरी कारक से जो गंदगी मिलेगी, क्या मिलेगी, बाहरी कारक से जो गंदगी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो इसमें तो पशु से मिलेगी, पशु के शरीर के ऊपर कुछ डस्ट लगी हुई है, कुछ कीचड़ लगा हुआ है, कुछ छोटे छोटे जीव है, तो वो पानी में, इसमें दूध में नीचे जो बर्तन है उसमें गिर सकते हैं। या फिर ग्वाले से, ग्वाला मतलब जो दूध निकालने वाला है, ग्वाला अगर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, हाथों में कीचड़ लगा हुआ है, स्वच्छ नहीं रहा है, तो वहां से भी गंदगी आ सकती है। बाहरी कारक, बाहरी। और पशुशाला, तीसरा क्या है, पशुशाला। पशुशाला जो है उसमें झाड़ू निकाला वो नहीं है, ऐसे ही सब इसको खिलाया पिलाया गया, तो उसकी जो जो भी खिलाया है आपने चारा वारा, वो हवा में डस्ट में उड़ रहा है, अदृश्य भी होते हैं कुछ, तो वो भी ध्यान रखना है। इसीलिए पशुशाला जो है इसे साफ सुथरा रखना चाहिए। दूध निकालने से 1 घंटे पहले इसे साफ करना चाहिए। दूध निकालने से 1 घंटे, दूध निकालने से 1 घंटे पहले साफ करना चाहिए। तो पशुशाला को जो है कब साफ करना चाहिए, तो ध्यान रखना, दूध निकालने से 1 घंटे पहले पशुशाला को साफ करना चाहिए। पशुशाला से आपने होता है, विद्यालय भी शाला ही है, तो विद्यार्थियों के लिए, जैसे पशुओं के लिए शाला मतलब पशुशाला। तो दूध निकालने से 1 घंटे पहले इसको साफ करना चाहिए ताकि दूध कैसा रहे, स्वच्छ। और दूध निकालने के लिए जो है एक संकरे बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा चौड़ा होगा तो उसमें गंदगी ज्यादा आने की संभावना है, अगर संकरा होगा तो उसमें गंदगी कम आएगी। तो संकरे बर्तन का भी प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए बाहरी कारक में पशु से गंदगी आ सकती है, ग्वाले से आ सकती है, पशुशाला से गंदगी आ सकती है। ठीक है, इस सब का आपको ध्यान रखना है। और इसके देखिए आंतरिक कारक में क्या है, पशु के बीमारी होने से, पशु के बीमारी होने से या बीमार होने से आंतरिक कारक से दूध खराब होगा। पशु की बीमारी मतलब कोई भी बीमारी हो सकती है, टीबी हो सकता है, आंत्र का जो जवर होता है जो, ठीक है, आंत्र जवर हो सकता है, थनैला रोग हो सकता है, ये सब इसमें शामिल है। टीबी यानी कि क्षय रोग है, क्षय रोग, आंत्र जवर मतलब बुखार, और इसके अलावा थनैला रोग, ये आंतरिक कारक है। तो दिखाई थोड़ी देंगे, अंदर शरीर में हो रखी बीमारी, बीमारी दिखती थोड़ी है, तो उससे ये हो सकते हैं। तो दूध में गंदगी या अस्वच्छता होती है, वो कितने तरीके से फैलती है, तो 2 तरीके से, एक तो वातावरण यानी कि बाहरी कारक, और एक आंतरिक कारक, एक आंखों से दिखाई देने वाली गंदगी और एक आंखों से नहीं दिखाई देने वाली गंदगी। दूध का बर्तन संकरा प्रयोग में लेना चाहिए। दूध 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा निकाल देना चाहिए। इसे हटा दे। देखिए स्वच्छ दूध उत्पादन प्राप्त कैसे करें, तो स्वच्छ दूध उत्पादन प्राप्त कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले तो पशु को स्वस्थ होना पड़ेगा। और पशु स्वस्थ कब होगा, जब वह स्वच्छ होगा। क्या होगा, स्वच्छ होगा। और पशु जब स्वच्छ होगा तो इसका मतलब उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वस्थ पशु का प्रयोग करना चाहिए, और जिसके किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो उस पशु को काम में लेना चाहिए, वही होगा स्वस्थ पशु। फिर है यहाँ पर देखिए पशु की सफाई, तो पशु की सफाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सफाई, उसे अच्छे से साफ करना चाहिए, नहलाना चाहिए। नहलाने के बाद आपने देखा होगा उसके ऊपर जो है, उसके जो शरीर होता है उसको साफ करते हैं, ऐसे बड़ा सा एक बना होता है, उससे साफ करते हैं, उसे बोलना खुरहरा करना। क्या बोलते हैं, खुरहरा करना। पशुओं को नहलाने के बाद क्या करते हैं, खुरहरा करते हैं, ताकि पशु जो होता है वो साफ रहे। अपन कंघी करते हैं ना, वैसे के वैसे इनके पूरे बॉडी के ऊपर खुरहरा करते हैं।
पशुशाला की सफाई, पशुशाला की सफाई कब करनी चाहिए? तो दूध निकालने से 1 घंटे पहले, दूध निकालने से 1 घंटे पहले दुग्धशाला को साफ करना चाहिए। 1 घंटे पहले साफ करना चाहिए। क्यों? कि गंदगी जो होगी वो पूरी साफ हो जाएगी, वरना क्या है, अपने को दिखाई नहीं देता, लेकिन वातावरण में जो है गंदगी रहती है, तो वो सब किस में आ जाएगी? दूध के अंदर। इसलिए दूध निकालने से 1 घंटे पहले पशुशाला जो है उसे साफ करना चाहिए। गवाले का चुनाव, गवाला कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। और स्वच्छ कब होगा? जब वो स्वस्थ होगा। कैसा होगा? स्वस्थ होगा। ठीक है, तो अच्छे जो साफ सुथरा हो उसके उसी प्रकार के गवाले का जो है अपने को चुनाव करना चाहिए वहां पर रखने के लिए। दुग्ध दोहन की विधि, तो सबसे अच्छी विधि का प्रयोग, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। तो पूर्ण हस्त विधि का प्रयोग करना चाहिए, पूर्ण हस्त विधि का प्रयोग करना चाहिए। चारा दाना खिलाना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट किसे रहेगा? देखिए, पशुओं को दूध निकालने से 1.5 से 2 घंटे पहले अपने को चारा खिलाना चाहिए। कब खिलाना चाहिए? 1.5 से 2 घंटे पहले, 1.5 से 2 घंटे पहले चारा खिलाना चाहिए। कम से कम दूध निकालने से 1.5 से 2 घंटे पहले पशुओं को चारा खिलाना चाहिए, ध्यान रखना ये। तो पशुओं को दूध निकालने से कितने समय पहले चारा जो है खिलाना बंद कर देना चाहिए? तो 1.5 घंटे से पहले जो है चारा कुछ नहीं खिलाना। 1.5 से 2 घंटे के पहले खिला दिया, दूध निकालने से लगभग 1.5 घंटे के अंदर का जो समय होता है उसमें उसे कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। इससे भी क्या होती है? गंदगी फैलती है। अगर उसे खाने का डाल रखा है और अपन पीछे दूध निकाल रहा है, इसका मतलब उससे गंदगी फैल सकती है। तो 1.5 से 2 घंटे पहले उसे चारा खिलाना चाहिए, 1.5 घंटे पहले कम से कम। ठीक है। दुग्धशाला के बर्तन, दुग्धशाला के जो बर्तन होते हैं वो साफ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? साफ। और ये जो दुग्धशाला के बर्तन है इन्हें साफ करने की 3 विधि है। कितनी विधि है? 3 विधि है। कितनी विधि है? 3 विधि। तो दुग्धशाला के बर्तन को साफ करने की कितनी विधि है? तो 3 विधि है। 3 विधि कौन सी है? देखिए, पहली है इसकी सूखी विधि। कौन सी है? सूखी विधि। सूखी विधि। और एक है इसकी गीली विधि, गीली विधि। और एक है तीसरी इसकी रसायन विधि। कौन सी है? रसायन विधि, रसायन विधि। तो बर्तनों को साफ करने की कितनी विधि है? दुग्धशाला के बर्तनों को साफ करने की 3 विधि है, सूखी विधि, गीली विधि और रसायन विधि। इसे हटा दूं। देखिए, सूखी विधि जो अपन ने पढ़ी थी, सूखी विधि दुग्ध बर्तन साफ करने की विधि, ठीक है ना? बर्तन साफ करने की विधियां, विधियां कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। सूखी विधि में क्या होगा? सूखी विधि में ध्यान रखना, इसमें प्रयोग में लेंगे या तो रेत, मिट्टी जो होती है रेत, उससे साफ करेंगे या राख से साफ करेंगे। रेत नहीं, यहाँ पे मिट्टी कर देते। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी से, या तो मिट्टी का प्रयोग करेंगे या फिर राख। ये दोनों सूखे होते हैं, मिट्टी और राख, इसीलिए सूखी विधि। फिर है गीली विधि। तो गीली विधि में ध्यान रखना क्या होगा? गीली विधि में पानी लेंगे, पानी क्या होगा? पानी, इसमें गुनगुना पानी प्रयोग में लेंगे। फिर है रसायन विधि। तो रसायन विधि में क्या होगा? इसमें रसायन काम में लेंगे जिससे बर्तन के ऊपर बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु नहीं रहे। रसायन काम में लेंगे और इसे 35 से 40 मिनट, इसमें 35 से 40 मिनट गर्म पानी में धोते हैं। क्या धोते हैं? बर्तन धोते हैं। रसायन डाला पानी के अंदर और 35 से 40 मिनट के लिए बर्तनों को उसमें अंदर डाल देंगे, और जिससे जो बर्तन जो होंगे वो साफ हो जाएंगे। तो रसायन विधि, पहली विधि, दूसरी विधि और तीसरी विधि, ये आपको ध्यान रखना है। हटा दो इसे। देखिए, इसको धोने के लिए अपन कास्टिक सोडे का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बर्तन धोने में कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडे का भी प्रयोग करते हैं, कास्टिक सोडा। इसकी जो मात्रा है, अगर हाथ से अपन बर्तन धो रहे हैं तो हाथ से धोने के लिए, अगर हाथ से बर्तन धो रहे हैं तो इसकी जो मात्रा अपन काम में लेंगे वो होगी 0.25 से 0.45 प्रतिशत घोल। प्रतिशत घोल का प्रयोग करेंगे।
अगर कास्टिक सोडे से अपन पशुशाला के बर्तन साफ कर रहे हैं तो वहां पे जो है हाथ से बर्तन धो रहे हैं तो 0.25 से लेकर 0.45% का एक घोल होगा, पानी में डालेंगे कास्टिक सोडा, उससे जो है बर्तन साफ करेंगे। अगर मशीन से बर्तन साफ करेंगे तो मशीन से अगर बर्तन साफ करेंगे तो वहां पे जो है कास्टिक सोडा काम में कितना लेंगे, तो वहां पे अपन काम में लेंगे इसे 0.50 से 1.80% घोल काम में लेंगे। कितना काम में लेंगे, 0.50 से लेकर 1.80% घोल प्रयोग में लेंगे। किसका, कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा इसे शोधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोधक। जो साफ करने के काम होता है, शोधक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षारीय, ठीक है, और एक होता है अम्लीय। एक होता है क्षारीय और एक होता है अम्लीय। क्षारीय में क्या आएगा, क्षारीय में आएगा कास्टिक सोडा, जो अपन पढ़ रहे हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा एक होती है सोडा राख। क्या होता है, सोडा राख। एक होता है दाहक सोडा। क्या होता है, दाहक सोडा। ये तीनों जो है ये क्षारीय होते हैं, जो बर्तन साफ करने में काम में लिए जाते हैं पशुशाला के। और अम्लीय में आएगा एक सिट्रिक अम्ल। क्या आएगा, सिट्रिक अम्ल। ये सिट्रिक अम्ल किसमें होता है, नींबू में भी होता है। एक आएगा टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल ये इमली में भी पाया जाता है। और एक आएगा फास्फोरिक अम्ल। कौन सा आएगा, फास्फोरिक अम्ल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कास्टिक सोडा क्या है, एक शोधक है। शोधक दो होते हैं जो बर्तन साफ करने में काम आता है, क्षारीय और अम्लीय। क्षारीय अगर बर्तन साफ करने तो कास्टिक सोडा, सोडा राख या दाहक सोडे का प्रयोग करेंगे। और अम्लीय अगर कोई जिसमें अम्ल का प्रयोग किया गया तो उसको, अम्लीय जो बर्तन होते हैं उसको साफ सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखिए कोलीफार्म, क्या याद रखना है, कोलीफार्म। आपने देखते हैं, अपन नहीं देखते कि दूध फट गया, फ्रिज में नहीं रखा और दूध फट गया, तो वो किस लिए वजह से फटता है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं कोलीफॉर्म, ठीक है। उससे दूध ज़्यादा खराब होता है। ये कब होता है, ये कोलीफॉर्म जो प्रॉब्लम समस्या आती है ये बैक्टीरिया जनित ये होती है गर्मी में। ये दूध को खराब कर देता है। क्या कर देता है, दूध को खराब करता है। तो दूध को खराब करने वाले जीवाणु का नाम कोलीफॉर्म। सबसे ज़्यादा ये किस मौसम में खराब करता है, तो गर्मी के मौसम में। तापमान कम होगा तो वैसे ही दूध देख लेना, सर्दियों में दूध खराब कम होता है, गर्मियों में ये ज़्यादा समस्या रहती है। तो ये याद रखना आपको, कोलीफॉर्म, ठीक है। दूध का सेकंड पार्ट कल करेंगे, हो सकता है 3 पार्ट भी इसके हो जाए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये पशु परिषद की जो है डेट आने वाली है, एग्जाम की तैयारी आपको जारी रखनी है। उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये हमारी कुछ टेस्ट सीरीज है जो अभी 2 या 3 दिन में ये सोल्ड आउट होने वाली। क्या होने वाली है, सोल्ड आउट। फिर आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो देखिए बिल्कुल सभी जो है टेस्ट सीरीज हमारी वो लगभग 100 के अंदर ही है, और 50-100 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं मिलता। देखिए ठीक है, ये जो पार्ट है बी पार्ट, इसको अभी अपडेट चल रहा है। अपडेट 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में। फिर इसमें नए प्रश्न जो है वो भी इसमें ऐड करेंगे। नए प्रश्न, न्यू क्वेश्चन भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से दे रखे सब, विथ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो एक प्रश्न से आपको कम से कम 4 या 5 प्रश्न जो है वहां पर सॉल्व हो जाएगी। बाकी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।